हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशन। आज हम पूरा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी से। पैथोलॉजी होता क्या है, टर्म समझिए। पैथो मतलब डिजीज, लॉजी मतलब स्टडी। स्टडी ऑफ डिजीज को हम पैथोलॉजी कहते हैं। इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हम समझेंगे कॉज ऑफ डिजीज क्या होता है, सेल, टिश्यू या ऑर्गन में चेंजेस क्या होता है डिजीज से एसोसिएटेड, इसके कारण साइन और सिम्टम क्या आता है पेशेंट में। तो ये सब हम समझेंगे पैथोलॉजी में। तो सबसे पहले अगर पैथोलॉजी को स्टार्ट करना है तो उसके दो चीज़ों को आपको समझना होगा। कौन कौन सा? तो एक तो इटियोलॉजी और दूसरा पैथोजिनेसिस। इटियोलॉजी क्या होता है? टर्म इटियोलॉजी, इसका सिंपल मीनिंग जानिए, कॉज। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज। कोई भी डिजीज या कोई भी ये चीज़ आपके साथ हो रहा है तो उसका कॉज क्या है, इटियोलॉजी क्या है। तो वही लिखा हुआ है, इटियोलॉजी रिफर्स टू अंडरलाइंग कॉज and modifying factor that are responsible for the initiation and progression of disease। जैसे कि आपको अब हाइपरटेंशन हो रहा है तो हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? तो बीपी के बढ़ने से। बीपी क्यों बढ़ रहा है? तो क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स में रेजिस्टेंस हो रहा है, इसलिए। तो इस तरह से इटियोलॉजी को हम समझते हैं। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी मैकेनिज्म होता है कि कैसे वो बढ़ा है एक एक चीज़ का मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। जैसे कैंसर है तो कैंसर का पूरा मैकेनिज्म शुरू से अंत तक। जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस हेला, वायरस हमारे शरीर में प्रोफरेट करने लगा, फिर किसके मदद से वो प्रोफरेट किया, फिर वो इंक्रीज करके कैंसर होना। ये एक पैथोजेनिक एक मैकेनिज्म जो डेवलपमेंट का होता है ना, उसी को पैथोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी रिफर करता है कि क्यों डिजीज अराइज होता है। पैथोलॉजी क्या, पैथोजेनेसिस क्या बताता है कि कैसे डिजीज डेवलप होता है। ठीक है, तो यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो किसी भी डिजीज को समझने के लिए उसका इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, पैथोलॉजी जो है ना वो प्रोवाइड करता है हमें साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी पैथोजेनेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें कुछ चेंजेज होते हैं, जैसे कि छोटे चेंजेज, बड़े चेंजेज। जैसे कि फैट नेक्रोसिस हो रहा है तो उसमें क्या होगा, सेल डैमेज करने लगेंगे तो कैसा अपीयरेंस होगा, इसी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक या ग्रॉस अपीयरेंस में जो चेंजेज होती है वो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली हम क्या समझे, पैथोलॉजी एक साइंस है जो स्टडी करता है डिजीज़ के बारे में। इसमें 4 कंपोनेंट मेनली आपको पढ़ना होगा। पहला कंपोनेंट क्या है? इटियोलॉजी, कॉज ऑफ डिजीज। जैसे कि कोई टॉक्सिन, कोई इन्फेक्शन, कोई इम्यूनोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, इनहेरिटेड, एक्वायर्ड, कोई न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, कोई ट्रॉमा जिसके कारण क्या होता है, डिजीज होता है। दूसरा क्या है? पैथोजेनेसिस। इसमें मैकेनिज्म ऑफ डिजीज पढ़ेंगे, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर चेंजेज हुआ है कि नहीं, कोई बायोकेमिकल चेंजेज हुआ है कि नहीं। फिर हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर, फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा सेल या टिश्यू में। उसके बाद हम जाएंगे क्लिनिकल फीचर्स में, जिसमें हम साइन और सिम्टम देखेंगे। मेनली ये चारों ही देखा जाता है। अब आते हैं सेल इंजरी में। मतलब कि जैसे कि हमारा सेल है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को एकोमोडेट करता है उसके डिमांड के अनुसार। लेकिन मान लीजिए कोई स्ट्रेस आ गया या नॉक्सियस स्टिमुलाई आ गया, उसके कारण क्या होंगे, हमारे सेल में अल्टरेशन होगा। इसको हम कहते हैं
cell injury. Disease occur due to alteration of the function of tissue at the microscopic level. तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो कौन सा होगा? हाइपोक्सिया। कौन सा? याद रखिएगा, हाइपोक्सिया। अब ये हाइपोक्सिया होता क्या है? तो हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल इंजरी हमने क्या बताया? डिजीज जो मेनली ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ये क्यों होता है? ड्यू टू सेल डैमेज, और जो हमारा ये सेल है वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है, वो अपने हेमोस्टेटिस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। किसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है? तो हेमोस्टेटिस को। ठीक है, क्योंकि जो हेमोस्टेटिस होता है वो नॉर्मल सेल जब अपना स्टेडी स्टेट में रहता है उसको कहते हैं, लेकिन अगर वो एबनॉर्मल हो जाए इसका मतलब कि नॉर्मल सेल अपने हेमोस्टेटिस को लॉस कर देता है। ठीक है, किसके अंदर? जैसे कि कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई इंजरी आ जाए, तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। सबसे पहले बताया था जो मोस्ट कॉमन होता है वो कौन सा होता है? हाइपोक्सिया। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी क्या होगा? हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया में मोस्ट कॉमन सेल इंजरी कौन सा होगा? तो इस्कीमिया। ठीक है, तो हाइपोक्सिया क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी है। ये होता क्या है? तो सेल में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। सिंपली समझिए, ऑक्सीजन के कमी को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, और हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब क्या होता है? तो इस्कीमिया मतलब होता है कि जो डिक्रीज हो जाएगा ब्लड सप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? जब ब्लड सप्लाई ही नहीं करेगा तो क्या होगा? इस्कीमिया होगा। तो इसको पहले पूरे फ्लो से हम जानते हैं। जैसे कि हम ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये हमारा लंग है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन लिए, लंग में गया ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर हमारा ब्लड वेसल्स है, ये ऑक्सीजन परफ्यूजन होके कहाँ चला गया? हमारे ब्लड में चला गया, और ये बन गया ऑक्सी हेमोग्लोबिन में चला गया और मिल गया ऑक्सी हेमोग्लोबिन। फिर ये टिश्यू तक पहुँचेगा। तब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम है। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम, ये जो हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है उसमें प्रॉब्लम होगा। तीसरा फ्लो में प्रॉब्लम होगा। चौथा टिश्यू में प्रॉब्लम होगा। तो उसके अनुसार कॉजेज हम बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखे कि जो अल्वियोलर ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हुआ ब्लड में। ठीक है, ब्लड में डिफ्यूज हुआ तो उसके बाद वो हेमोग्लोबिन से मिला, बन गया ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन फिर सेल और टिश्यू में जाता है, जिसके कारण हम हाइपोक्सिया के 4 कॉमन कॉजेज देखते हैं, जिसका निमोनिक्स क्या है? हास। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो हास का मतलब है उसका होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है? हाइपो मतलब कम। ठीक है, और ऑक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ऑक्सीजन कम होता है उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। अब इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे कि हम बहुत ऊपर पहाड़ पे गए, आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो वहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है और हमारे शरीर में भी कम आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहेंगे। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो एक होगा हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, दूसरा क्या होगा? COPD पल्मोनरी डिजीज, ILD इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ठीक है, और राइट टू लेफ्ट संत। तो हाइपोक्सिया का पहला तो समझ गया, हास H समझ गए। अब A आते हैं। ए में क्या होगा? तो ए का मतलब होता है ANEMIC एनीमिक हाइपोक्सिया। अब एनीमिक हाइपोक्सिया में मतलब क्या हो गया कि इसमें जो हमारा हेमोग्लोबिन है, फंक्शनल हेमोग्लोबिन, उसका फंक्शन क्या हो गया? कम हो गया।
पढ़े थे ना अभी। पहला क्या था कि ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रहा है इनटेक में। दूसरा ये जो फंक्शनल हीमोग्लोबिन है उसके बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगा, तो इसके कारण अनीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन में अल्टरेशन होगा, जैसे कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाए, तो कि फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होता है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके कारण हेडेक ये सब फील होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना इसमें कि आयरन जो होता है ना हीमोग्लोबिन में वो ऑक्सीडाइज कर जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन Fe+2 के फॉर्म में होता है, वो ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में हो जाता है, और इसके कारण क्या हो जाएगा, जो हेमोग्लोबिन कहलाएगा वो कहलाएगा मीथ हेमोग्लोबिन। कैसा हेमोग्लोबिन कहलाएगा, मीथ हेमोग्लोबिन कहलाएगा। और इसके कारण क्या होता है कि हमारा एबनॉर्मल हो जाता है हेमोग्लोबिन। तो ये किस में मेनली देखा गया है, मीथ हेमोग्लोबिन एसोसिएटेड होता है न्यूबॉर्न जो एक्सपोजर होता है ड्रग जैसे कि नाइट्राइट, सल्फोनामाइड, लोकल एनेस्थेसिया, तो ये सब से क्या होता है, एक्सपोजर होने के कारण जो उसका हेमोग्लोबिन में आयरन Fe2+ में है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेथ हेमोग्लोबिन है ये ऑल्सो एसोसिएटेड होता है जिसमें साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज का डिफिशियंसी होता है। तो हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट देंगे, क्या, तो IV मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, ये पहला दूसरा समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहला समझ ले H, दूसरा A, अब तीसरा क्या था H। S फॉर क्या होगा, तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। क्या था तीसरा में, फ्लो में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दो को हम पढ़ते हैं, या तो फ्लो दो ही जगह होगा ना, या तो वेन में होगा या तो आर्टरी में होगा। अगर आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो उसको हम कहते हैं इस्केमिया। ठीक है, और अगर वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो उसको हम कहेंगे कंजेशन। तो ये जो है ना मोर कॉमन कॉज होता है स्टैग्नेंट का, कौन, तो इस्कीमिया। ठीक है, अब चौथा क्या था, सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो सेल या टिश्यू के स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टो। तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, चारों का मतलब समझ गए, हिस्टो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब कि हार्मफुल सब्सटेंस, तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें मान लीजिए कि जो हमारा साइनाइडा है उसके कंसल्ट में हमारा साइटोक्रोम आ गया, तो इसके कारण क्या होगा, साइटोक्रोम काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये मेनली एसोसिएटेड होता है IV नाइट्रोप्रोसाइड लॉन्ग टर्म यूज करने के कारण साइनाइड पॉइजनिंग देखने का मिलता है, जिसके कारण ब्रिक रेड डिस्कलराइजेशन होगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तब B12 देंगे, अमाइल नाइट्राइड देंगे, सोडियम थियोसल्फेट देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहला कॉज समझ गए अच्छे से, हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया का भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इस्कीमिया। ठीक है, अब आते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिन में कौन सा हो जाएगा, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, इंसेक्टिसाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टस, सिगरेट स्मोक, इथेनॉल ड्रग्स। ठीक है, उसके जैसे कि हमारे शरीर में कुछ नॉर्मल प्रेजेंट है, ग्लूकोज, साल्ट, वाटर, उसका एक्सेस हो जाना भी टॉक्सिक कहलाता है। ठीक है, तीसरा है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट में कौन सा, कोई वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इन्फेक्शियस एजेंट में। ठीक है, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन, इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारा इम्यून रिएक्शन होता है जिसके कारण सेल और टिश्यू इंजरी होता है। सबसे पहला उसमें बेस्ट एग्जांपल है ऑटो इम्यून रिएक्शन। ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, ये एक्वायर्ड और क्या हो सकता है, जेनेटिक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम जेनेटिक डिफेक्ट के कारण क्या देखते हैं, जो प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, जैसे कि इनबॉर्न एरर देखने को मिलता है। ठीक है, DNA डैमेज हो जाएगा। अगला है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जैसे कि प्रोटीन कैलोरी इनसफिशियंसी,
कैलोरी इनसफिशिएंसी, विटामिन इनसफिशिएंसी। अगला है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक शॉक, उसके बाद ट्रॉमा, रेडिएशन, ये सब भी मायने रखता है। ठीक है। एजिंग भी फैक्टर है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा सेल मरना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर एजिंग का मतलब है कि जैसे कि स्ट्रेस के कंसल्ट में आया, या जो अपना पार्टिकुलर सेल है, हमारे पूरे ओवरऑल नहीं सेल है, उसका टाइम है, जैसे आरबीसी का 120 दिन है, ठीक है, उसके बाद वो मर जाता है। तो एजिंग भी बहुत ज़्यादा ये फैक्टर है जो ये क्या करता है, सेल इंजरी करता है। ठीक है। अब आते हैं समझते हैं हमारा ये नॉर्मल होम्योस्टेसिस से ये जो पढ़ना है आगे। ठीक है। तो जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, इन्फेक्शियस एजेंट के कारण क्या होता है, हमारा नॉर्मल सेल जो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है वो इन्फेक्शियस एजेंट या स्ट्रेस या इंजूरियस स्टिमुलाई के कारण अपना वर्क करना कम कर देता है। और इसके कारण उसमें दो चीज़ें होती है। ठीक है। क्या होता है, एडेप्टेशन, ADAPTATION, या होता है सेल इंजरी। ठीक है। एडेप्टेशन में हम क्या पढ़ेंगे, एडेप्टेशन में जैसे कि जो हमारा एग्जांपल में हर सेल अपना साइज बढ़ा लिया तो हाइपरट्रोफी, हर सेल अपना ये सेल नंबर बढ़ा लिया तो हाइपरप्लेसिया, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सेल इंजरी में क्या पढ़ेंगे, सेल इंजरी में अगर सिर्फ क्या है, इंजूरियस स्टिमुलाई आया है, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, तो वो हो जाएगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का क्या मतलब है कि वो फिर से नॉर्मल सेल में आ सकता है। लेकिन जब स्ट्रेस या स्टिमुलस जो होगा वो बहुत सीवियर और प्रोग्रेसिव हुआ तो वो चेंज हो जाएगा इरिवर्सिबल इंजरी में, मतलब कि वो दोबारा नॉर्मल सेल में चेंज नहीं हो सकता है। और इसके कारण दो चीज़ होगा, या तो नेक्रोसिस होगा, नहीं तो एपोप्टोसिस होगा। एपोप्टोसिस कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है। नेक्रोसिस मतलब कि जो अपने आप होता है, और इन दोनों के कारण फाइनली क्या हो सकता है, देखिए एपोप्टोसिस में तो इंसान दोबारा 1% चांस है, कुछ परसेंट, लेकिन नेक्रोसिस में सेल डेथ होना ये क्या है, ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो इंजरी होता है वो भी डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इंजरी पे। अभी बताया ना, ये जो सीवियर हो जाता है, तो ये जो सीवियरिटी ऑफ इंजरी है ये भी डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला, सेल का नेचर कैसा है, दूसरा ड्यूरेशन। ठीक है। चलिए पहले समझते हैं ये सेंसिटिविटी ऑफ सेल, जैसे कि कहाँ पर हुआ है। जैसे कि हमारा जो न्यूरॉन्स है ना वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज कंपेरिजन टू कार्डिक फाइबर। उससे कम सेंसिटिव होता है स्केलेटल मसल, और सबसे कम होता है फाइब्रोब्लास्ट। तो हम कह सकते हैं मोस्ट सेंसिटिव कौन होता है, तो हमारा न्यूरॉन्स विद इन 2 मिनट ये वर्क करने लगता है। कार्डिक फाइबर 20 मिनट में वर्क करने लगता है, स्केलेटन फाइबर, और जो फाइब्रोब्लास्ट है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। सिवियरिटी ऑफ इंजरी अफेक्ट होता है कैसे, तो नेचर ऑफ द सेल पे, ड्यूरेशन पे। ड्यूरेशन कहने का क्या मतलब है, जैसे कि जो हमारा न्यूरॉन्स है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज कंपेरिजन टू फाइब्रोब्लास्ट। तो जो न्यूरॉन्स है वो 2 ही मिनट के अंदर वो एक्ट करने लगते हैं, इसलिए मोस्ट सेंसिटिव होते हैं। इसके बाद कार्डिक फाइबर जो मेनली 20 मिनट लेते हैं, उससे मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछेगा कौन सेंसिटिव होता है तो न्यूरॉन्स, उसके बाद कार्डिक फाइबर, उसके बाद स्केलेटल मसल फाइबर, और सबसे कम फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है। तीसरा कौन सा होता है जिसके कारण इंजरी होता है, तो ऑर्गन, जैसे कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, जैसे कि इस्कीमिक डैमेज हो रहा है तो कौन सा, जैसे कि ब्रेन, कार्डिक टिश्यू, GIT। तो अगर ब्रेन होगा तो उसमें हमारा परकिंजी सेल जो सेरिबेलम में प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल कॉर्टिकल न्यूरॉन लेयर 3, 5, 6 जल्दी अफेक्ट होगा। कार्डिक टिश्यू में सब इंडोकार्डियल एरिया, GIT में स्प्लेनिक फ्लेक्सस, ये सब मेनली
तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें इस्कीमिक डैमेज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक और चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको क्लिनिकल रिलायंस में। एक ओनली रिलायबल क्लिनिकल स्ट्रेटेजी होता है इस्कीमिक ब्रेन या स्पाइनल कोड इंजरी को डिक्रीज करने के लिए कि जो कोर बॉडी टेम्परेचर है ना उसको रिड्यूस कर देना चाहिए 92 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल सेल। ठीक है, नॉर्मल सेल में क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ या इंजरी हुआ, तो इसके कारण दो चीज़ होगा। पहला एडेप्टेशन, एडेप्टेशन में हम क्या पढ़ेंगे, तो हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, एट्रोफी, सबको आगे डिस्कस करेंगे। और अगर सेल इंजरी प्लेस हुआ है तो ये दो तरह का होगा, पहला रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, एडेप्टेशन कहने का क्या मतलब, एडेप्ट कर गया। ठीक है, इसलिए क्या, हाइपरट्रोफी साइज बड़ा हो गया, हाइपरप्लेसिया नंबर ज़्यादा हो गया, मेटाप्लेसिया जैसे कि स्क्वामस है वो चेंज होके कोलुमनर में हो गया, डिस्प्लेसिया ये कम बना, एट्रोफी साइज एकदम नहीं बढ़ा, एकदम खत्म हो गया, सिकुड़ गया। तो ये सब एडेप्टेशन देखने को मिलता है। अगर इरिवर्सिबल आया तो नेक्रोसिस होगा, नहीं तो एपोप्टोसिस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए, ये जो एडेप्टेशन है वो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है एडेप्टेशन पे। ठीक है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा हुआ या परसिस्टेंट हुआ तो ये बाद में सेल इंजरी में टर्न हो सकता है। अब आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का सिंपल मतलब क्या होता है, वापस चेंज हो जाना। जैसे कि कोई नॉर्मल सेल है, क्या है, नॉर्मल सेल, इसमें क्या हो गया, स्ट्रेस आ गया, जिसके कारण ये क्या किया, अपने आप को पहले एडेप्टेशन करता है। एडेप्टेशन मतलब अपना साइज बढ़ाता है, घटाता है, ये सब करता है। ठीक है, और स्ट्रेस आ गया, और स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा, इसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी होंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट रिवर्सिबल सेल इंजरी किसके कारण हो सकता है, इंजरी के कारण हो सकता है। मतलब कि रिवर्सिबल सेल इंजरी दो तरह से होगा, एक तो स्ट्रेस एडेप्टेशन फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी, और नहीं तो दूसरा डायरेक्ट इंजरी से। ठीक है, लेकिन ये जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, मान लीजिए ये इंजरी है जो रिकवर हो गया तो ये फिर से नॉर्मल सेल बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि वो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो गया तो ये फिर से नॉर्मल सेल बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो फर्स्ट चेंजेज होते हैं वो क्या होता है, सेलुलर स्वेलिंग। याद रखिएगा, सेल में क्या आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। क्यों, कैसे, अभी सब डिस्कशन करेंगे। जो सेल में स्वेलिंग आता है वो होता है ड्यू टू डिक्रीज एटीपी, अल्टरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये क्यों होता है अभी डिस्कस करेंगे, पहले कौन कौन से चेंजेज होते हैं ये देखेंगे। फिर हाइड्रोपिक चेंजेज होते हैं, उसके बाद ब्लेविंग एंड लॉस ऑफ माइक्रोविलाई होता है, डायलेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्रोमैटिन क्लम्पिंग। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज क्या था हमारा, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया या इस्कीमिया क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसमें हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोक्सिया के कारण फर्स्ट ऑर्गेनल कौन अफेक्ट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि यही हमारे सेल का पावर हाउस कहलाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होगा तो इसके कारण क्या होगा, जो एटीपी का सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। अब एटीपी का सिंथेसिस कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो इस पे डिपेंडेंट हैं वो प्रोसेस कम हो जाएगा। तो एनर्जी, एटीपी क्या कहलाता है, एनर्जी ऑफ द सेल। तो ये क्या हो जाएगा, एटीपी कम हो जाएगा सिंथेसिस, तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस कम हो जाएगा
तो डिक्रीज हो जाएगा फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज मेम्ब्रेन पंप। अब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अगर नॉर्मल सेल में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सोडियम है अंदर में ज़्यादा होता है और पोटेशियम बाहर में ज़्यादा होता है, इसलिए सोडियम क्या है, सोडियम पंप से बाहर जाता है, तीन सोडियम क्या है बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है। किसके मदद से, तो एटीपेज के मदद से। अब मान लीजिए एटीपेज में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, इसका फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सोडियम पोटेशियम एटीपेज मेम्ब्रेन पंप का फंक्शन डिक्रीज हो गया, तो अब अंदर में क्या हो जाएगा, सोडियम ज़्यादा हो जाएगा और आपको पता है सोडियम को फॉलो करता है वाटर, तो अंदर में क्या हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगा, जिसको हम हाइड्रोपिक स्वेलिंग भी कहते हैं। ये भी हमारा एमसीक्यू है कि फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होगा, तो सेलुलर स्वेलिंग। कौन सा, सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। अब स्वेलिंग आ गया, तब इसका पिक्चर देखना तो बनता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी। तो चलिए पहले पिक्चर, जब हम माइक्रोस्कोपिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ये हमारे सेल में स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्वेलिंग हो गया, यहाँ पर स्वेलिंग हो गया। इसी तरह का ये लीवर का है जिसमें हाइड्रोपिक चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सेल है, यहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए हमारा नॉर्मल सेल है और यहाँ पर इन्फ्लामेशन आया, स्वेलिंग आया हुआ है। अब आप इतना तो याद हो गया कि पहला मैनिफेस्टेशन क्या होता है, सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक स्वेलिंग। अब मान लीजिए अभी भी हाइपोक्सिया कंटिन्यू है, तब ये किसको अफेक्ट करेगा, साइटोस्केलेटन चेंजेस करेगा। साइटोस्केलेटन किसको, साइटोस्केलेटन चेंजेस लाएगा। इसके कारण क्या होगा, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोस्केलेटन चेंजेस होते हैं तो उसमें कौन से क्या का लॉस होता है, तो माइक्रोविलाई का लॉस होता है, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लेब्स का, ठीक है। कहाँ पर, तो फॉर्मेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ सेल में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको डिस्कशन करेंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से ब्लेब्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, सेल इंजरी हुआ तो ऑर्गेनल्स में क्या आने लगे, स्वेलिंग आने लगे। क्यों, वाटर एक्यूमुलेशन के कारण, जिसके कारण जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगे। अब वो ऑर्गन में डैमेज होने लगे तो उसके कारण क्या होगा, तो उसका जो फिगर है मैंने देखने में वो माइलिन फाइबर की तरह दिखेगा। क्यों माइलिन फाइबर की तरह दिखेगा, क्योंकि जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन होता है माइलिन फाइबर का वो होता है फॉस्फोलिपिड। माइलिन फाइबर क्या का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का, और हमारा आपको पता है सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तब हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या दिखेगा, रोल्ड अप ये माइलिन फाइबर दिखेगा। रोल्ड अप माइलिन फाइबर कहने का क्या मतलब है, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइलिन फाइबर की तरह दिखेगा। चलिए पिक्चर देखते हैं फिर ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इस तरह से क्या होता है, रोल्ड अप हो जाता है माइलिन फाइबर की तरह ये दिख रहा है। अगर ये स्वेलिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा तब क्या होगा, जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग होगा तो जो राइबोसोम इससे अटैच है, जैसे कि रफ राइबोसोम होता है ना, दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ जिसमें राइबोसोम अटैच होता है, एक स्मूथ जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन बनाता है और जो स्मूथ होता है वो लिपिड बनाता है। अब मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग हो गया तो ये राइबोसोम क्या होगा, उससे डिटैच हो जाएगा, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है। अब ये जो हाइपोक्सिया है ना, इसके कारण मेनली मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हाइपोक्सिया है तो ऑक्सीजन की कमी हो गया, तो अब कौन सा ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, जिसके कारण ग्लाइकोजन कम हो जाएंगे और लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस होगा तो क्या होगा, जो अंदर का पीएच है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन दिखेंगे। क्या, क्लम्पिंग
ऑफ क्रोमैटिन। और यही सिर्फ एक न्यूक्लियर चेंज होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में। याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। कौन सा रिवर्सिबल सेल इंजरी में न्यूक्लियर चेंजेस देखने को मिलता है? तो ओनली क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी, इसमें क्या था, ये एक स्टेज है सेल इंजरी का जिसमें क्या होता है कि फंक्शन है जो डिस्टर्ब हो जाता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन बाद में वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जो डैमेज इंजरी है, ये जो स्टिमुलस है उसके रिमूव होने के बाद, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है रिवर्सिबल। ठीक है। इसमें कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो मेनली दो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो सेल स्वेलिंग होता है, जिसका सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। सेल स्वेलिंग एसोसिएटेड होता है परमेबिलिटी बढ़ जाने के कारण। परमेबिलिटी बढ़ जाता है, ये कैसे देखा जाता है? तो इसको देखा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे जो सेल होते हैं वो पैलर हो जाते हैं, मतलब उसमें जो कैपिलरीज है उसमें कंप्रेशन आ जाता है, तरगर बढ़ जाता है, ऑर्गन का वेट बढ़ जाता है। जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो स्मॉल क्लियर वैक्यूल्स दिखेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जो रिप्रेजेंट करता है क्या, कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें इन्फ्लामेशन आ गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइड्रोपिक या वेस्कुलर चेंजेस कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आपको साफ दिख रहा है, जो यहाँ पे देखिए स्वेलिंग आ गया है। जब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ना, और मेनली रफ में, तो क्या होता है, राइबोसोम डिटैच हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस कम जाता है, लेकिन लिपिड सिंथेसिस बढ़ जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैटी चेंजेज, जो हमारा ये ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग लिपिड वैक्यूल्स हैं, ओसा, ये अपीयरेंस होगा साइटोप्लाज्म में। अभी बताया कि उसका क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ठीक है। अब जो हमारा साइटोप्लाज्म है इंज्यूरी सेल का, वो कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस्नोफिलिक एक्यूमुलेशन के कारण। याद रखिएगा। और ये बाद में और ज़्यादा चेंजेज होगा तो नेक्रोसिस में चेंज हो जाएगा। अगर कोई पूछेंगे कि इंट्रासेलुलर चेंजेस क्या क्या देखने को मिला, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चेंजेस मिला? ब्लेबिंग, ब्लंटिंग, डिस्टॉर्शन ऑफ माइक्रोविलाई, लूजिंग ऑफ इंट्रासेलुलर अटैचमेंट, माइटोकॉन्ड्रियल चेंज हुआ, स्वेलिंग, अपीयरेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड एमॉर्फस डेंसिटी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मिला? डायलेशन मिला, राइबोसोम का डिसोसिएशन हुआ। न्यूक्लियर अल्टरेशन में सिर्फ एक ही चेंजेस देखने को मिलता है, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है। उसके बाद माइलिन फाइबर्स बनने लगते हैं। तो ये सब चेंजेस मेनली देखने को मिला है। और ये पिक्चर्स है। नॉर्मल सेल में रिवर्सिबल इंजरी हुआ है, तो स्वेलिंग हो गया है, ब्लीडिंग बढ़ रहा है, माइलिन फाइबर्स बढ़ रहे हैं। जो फर्दर प्रोग्रेसिव इंजरी हुआ तो वो नेक्रोसिस में जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। जो ए है वो नॉर्मल किडनी है, जो बी है वो रिवर्सिबल इस्कीमिक हुआ है। इसमें क्या आपको दिख रहे हैं? ब्लेब्स दिख रहे हैं, इंक्रीज इस्नोफिलिया दिख रहा है, और स्वेलिंग दिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब सी आ गया तो इरिवर्सिबल इसमें दिख रहा है। इसमें जो न्यूक्लियाई है उसका लॉस हो रहा है, फ्रैगमेंट टूट रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है? मॉर्फोलॉजिक चेंजेज है। अब जो कह रहा है ना कि जो पेशेंट फिनोपार्बिटल लेते हैं एपिलेप्सी के टाइम में और इंक्रीज करते हैं क्या अल्कोहल इंटेक, उनमें क्या हो सकता है? उनमें जो ब्लड कंसंट्रेशन है वो ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि स्मूथ ईयर में क्या हो जाएगा? हाइपोट्रोफी हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू अल्कोहल। ठीक है। तो हमने क्या देखा? रिवर्सिबल सेल इंजरी में इस्कीमिया हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड हुआ, जिसके कारण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन कम हुआ, जिसके कारण एटीपी कम हुआ। अब एटीपी कम हो जाने के कारण मेनली 3 चीज़ें देखने को मिली। पहला, एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का कम हो जाना। दूसरा, एनारोबिक रेस्पिरेशन का बढ़ जाना। तीसरा, अदर इफेक्ट।
जब सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप का एक्टिविटी कम हो जाएगा तो वाटर और सोडियम का इनफ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा और पोटेशियम का ईफ्लक्स, जिसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग, सेलुलर स्वेलिंग, लॉस ऑफ माइक्रोबिलाई, ब्लेब्स और माइलिन फाइबर्स देखने को मिलता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाने के कारण ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कम होता है क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ जाता है। पीएच कम हो जाने के कारण क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन देखने को मिलेगा और यही एक न्यूक्लियर चेंजेज है। अदर इफेक्ट में राइबोसोम का डिटैचमेंट होने लगता है, प्रोटीन सिंथेसिस घट जाती है जिसके कारण रिपीट का डिपोजिशन होने लगता है। तो ये सब मेनली चेंजेस देखने को मिले। अब आते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल कहने का क्या मतलब है? जो एक बार टूट गया वो दोबारा नहीं बन सकता। जैसे कि मुहावरा है कि ये अगर एक बार ऐनक टूट जाता है तो उसको कितना भी जोड़े तो वो दोबारा नहीं बन सकता। मतलब कि मिरर का टूटना क्या है? इरिवर्सिबल है। वैसे ही अगर एक बार सेल इंजरी इरिवर्सिबल हो जाए तो वो फिर से दोबारा नॉर्मल सेल में नहीं बन सकता है। तो ये होता कैसे है? तो अभी तक हमने क्या प्रोसेस पढ़ा था? नॉर्मल सेल में इंजरी हुआ तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हुआ। यही इंजरी का जो कॉजेटिव एजेंट है अभी भी ज़्यादा हो रहा है तो इसके कारण इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। और इसमें मेनली आप दो प्रोसेस पढ़िएगा आगे जाके, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, जिसके कारण सेल डेथ होता है। ठीक है, डायरेक्ट नॉर्मल सेल भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता क्यों है। तो जो सबसे पहला कारण है सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होना। अब सेल मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होता है? तो जैसा कि आपने देखा रिवर्सिबल में क्या होता है, वाटर इनफ्लक्स हो रहा है। ठीक है, तो वो पानी का आना बढ़ते ही जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। घटने के बजाय वो वाटर का इनफ्लक्स क्या है, कंटिन्यू हो रहा है, जिसके कारण लॉस ऑफ मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड और लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाएगा और जिसके कारण जो कैल्शियम का इनफ्लक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। मासिव इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम आने लगेगा। तो अब सेकंड क्या हो गया, कैल्शियम इनफ्लक्स। तो ज़्यादा कैल्शियम आने लगेगा तो क्या होगा, तो एक्टिवेशन हो जाएगा एंजाइम का और लार्ज फ्लोरोसेंट माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी हो जाएगा। याद रखिएगा ये टर्म, लार्ज फ्लोरोसेंट माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी का ज़्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया का डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियर चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो इसमें मेनली 3 तरह के न्यूक्लियर चेंजेस देखने को मिलते हैं जो मेनली इरिवर्सिबल होते हैं। पहला है पाइक्नोसिस, दूसरा है कैरियोहेक्सिस, तीसरा है क्रायोलाइसिस। पहला पैक्नोसिस, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसमें डीजनरेशन होता है, अलग होते हैं और बाद में जाके कंडेंस हो जाते हैं, मतलब कि डीजनरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन। कैरियोहेक्सिस में क्या होता है, न्यूक्लियर का टूटना, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्रायोलाइसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर का डिजोल्यूशन होना। ठीक है, तो ये जो पहला दो प्रोसेस है वो दोनों प्रोसेस एपोप्टोसिस में देखने को मिलता है और ये तीनों प्रोसेस नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जो दो चीज़ मेन होता है जिसको हम कहते हैं नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये पूरा सेल समझेंगे। ये पूरा जो ये ग्राफ दिया वन एल्गोरिदम उसको इस्कीमिया के कारण एटीपी का क्या हो गया, कमी हो गया, जिसके कारण दो चीज़ होंगी, या तो माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन होगा या नेक्रोसिस होगा। ठीक है, और दूसरा कि कैल्शियम जो है सेल के अंदर इनफ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखते हैं, पहले माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा, मेनली फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस घट जाएगा
अगर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस घट गया तो क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज होगा। मेम्ब्रेन कैसे डैमेज होगा, तो जो साइटोक्रोम है वो लीकेज करने लगेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण एपोप्टोसिस होता है और जिसके कारण सेल डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तब अगर मेम्ब्रेन डैमेज किया तो एंजाइम का लीकेज हो जाएगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स बढ़ जाएगा, या इंट्रासेलुलर रिलीज होता है लाइसोसोमल एंजाइम का, जिसके कारण 3 चीज़ें देखने को मिलती है, प्रोटीन का डाइजेशन होना, न्यूक्लियर चेंजेज होना और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का घट जाना, जिसके कारण बेसोफिलिक नेचर घट जाता है। तो इतने चेंजेज होते हैं। अगर साइटोप्लाज्म का इनफ्लक्स ज़्यादा हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया में अपटेक ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन या प्रोटियोज एक्टिवेशन। प्रोटिएज एक्टिवेशन होगा तो साइटोस्केलेटल डैमेज होगा, मेम्ब्रेन डैमेज होगा। और अगर फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन हुआ तो फॉस्फोलिपिड का डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा, लिपिड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसके कारण मेम्ब्रेन डैमेज होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। उसके बाद सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, देखिए ये तीनों प्रोसेस अभी पढ़ाए थे जो न्यूक्लियर चेंजेज होते हैं। क्या क्या था, पिक्नोसिस, इसमें न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाता है, मतलब कंडेंस हो जाता है। ठीक है, ये बेसोफिलिक मास में। फिर उसके बाद बताए थे कैरियोहेक्सिस, मतलब कि न्यूक्लियस जो है टूटने लगता है। उसके बाद क्रायोलाइसिस, मतलब कि क्रोमेटिन का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो इसका दूसरा नाम है पिक्नोसिस का न्यूक्लियर श्रिंकेज, कैरियोहेक्सिस का न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन और क्रायोलाइसिस का न्यूक्लियर फेडिंग। तो क्रायोलाइसिस में क्या होता है, तो इसमें जो क्रोमेटिन डिसोल्यूशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए और डीएनए क्या है, तो डीएनए को तोड़ता है, आरएनए को तोड़ता है। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ था, तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पैक्नोटिक में, उसका रप्चर हो जाता है और न्यूक्लियस में फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण इन तीनों के कारण क्या होता है, न्यूक्लियर डिसोल्यूशन और ए न्यूक्लियर नेक्रोटिक सेल हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं सेल डेथ में। सबसे पहले आपको पता है रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है, वो भी अगर सही नहीं हुआ तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। इरिवर्सिबल सेल इंजरी बाद में जाके सेल डेथ कॉज करता है। तो ये मेनली 2 कारण से करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, जिसके कारण एपोप्टोसिस होता है और जिसके कारण सेल डेथ होता है। दूसरा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, ये हाइपोक्सिया के कारण एटीपी कम होता है, जिसके कारण कैल्शियम इनफ्लक्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, 2 चीज़ हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डेंसिटी बढ़ेगा, जिसके कारण सेल डेथ देखने को मिलेगा, या एंजाइम का एक्टिवेशन होगा। कौन कौन से एंजाइम का एक्टिवेशन होगा, तो लाइसोसोमल एंजाइम का एक्टिवेशन होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। ये किसके लिए, तो ये नेक्रोसिस के लिए। दूसरा फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड को तोड़ेगा और न्यूक्लियस डीएनए को तोड़ेगा, डीएनए और आरएनए को। तो इस तरह से सेल डेथ का कॉज होता है। न्यूक्लियर एक्टिवेशन होता क्यों है, तो 3 कारण से जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे, पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस और कैरियोलाइसिस के बारे में। अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो जो नॉर्मल न्यूक्लिक एसिड है वो सिंगल बैंड में दिखेगा, लेकिन अगर नेक्रोटिक न्यूक्लिक एसिड है तो वो स्मीयर पैटर्न में दिखेगा। और अगर एपोप्टोटिक न्यूक्लिक एसिड है तो वो अपीयर होगा स्टेप लेडर पैटर्न में। तो याद रखिएगा नॉर्मल कैसा रहेगा, तो सिंगल बैंड में। ठीक है, अगर नेक्रोटिक रहा तो दिखेगा स्मीयर पैटर्न में, और अगर एपोप्टोटिक रहा तो दिखेगा स्टेप लेडर पैटर्न में। ठीक है, यहाँ फॉस्फोलिपिड एक्टिवेशन में क्या था, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा था। तो जैसे कि कार्डिक सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्डिक सेल में क्या होता है, जो हमारा ट्रोपोनिन है वो कम हो जाएगा। कम हो जाने के कारण पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी हुआ तो उसमें सेल बड़ा हो जाएगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। एंजाइम अभी बाहर नहीं आ रहा है, एंजाइम लेवल ब्लड में नॉर्मल है, ये मेनली देखा जाता है एंजाइना में।
लेकिन जब यही बाद में इरिवर्सिबल सेल इंजरी में पहुंच जाए तो क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, सेल बाहर की ओर आने लगेगा, ब्लड में ट्रोपोनिन ज़्यादा दिखेगा जिसके कारण एमआई होंगे। तो इस तरह से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सेल डेथ क्यों होता है, इसमें सेल डाई हो जाता है, सीवियरिटी बढ़ जाती है इंजरी की जिसके कारण सेल डेथ देखने को मिलता है। इसका अगर मार्फोलॉजिकल चेंजेस करेंगे ना तो मार्फोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे तो 4 चेंजेस देखने को मिलता है। पहला है नेक्रोसिस, जिसको हम कहते हैं नेक्रो मतलब डेथ होता है, एक्सीडेंटल सेल डेथ। दूसरा होता है एपोप्टोसिस मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब प्रोग्राम करके हम सेल को मारते हैं। तीसरा होता है नेक्रोप्टोसिस, जिसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों होता है। और जो चौथा होता है उसको कहते हैं पायरोप्टोसिस। ठीक है, तो इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके पहले इसके बीच के डिफरेंसेस जानते हैं कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या डिफरेंस है। नेक्रोसिस में सेल इसका साइज लार्ज कर जाएगा और एपोप्टोसिस में रेड्यूस कर जाएगा। नेक्रोसिस में मेनली न्यूक्लियर चेंजेस, पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस, कैरियोलाइसिस तीनों देखने को मिलता है, लेकिन एपोप्टोसिस में सिर्फ फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्रोसिस में डिस्ट्रक्टेड हो जाएंगे, एपोप्टोसिस में इंटैक्ट रहेगा। अल्टर स्ट्रक्चर होगा लेकिन इंटैक्ट रहेगा। सेलुलर कंटेंट नेक्रोसिस में एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा क्योंकि जो सेल है वो बाहर की ओर लीक कर जाते हैं, लेकिन एपोप्टोसिस में इंटैक्ट रहेगा। नेक्रोसिस में बगल वाले जो इन्फ्लामेशन होते हैं वो फ्रिक्वेंटली होगा, लेकिन एपोप्टोसिस में नहीं होगा। नेक्रोसिस पैथोलॉजिक है लेकिन एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिक है। ठीक है, इसमें अनवांटेड सेल को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ इंजरी से देखें तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है रिलेशनशिप एमोंग सेलुलर फंक्शन, सेलुलर डेथ एंड मार्फोलॉजिकल चेंजेज ऑफ सेल इंजरी। सेल रिपीटली क्या हो रहा है, धीरे धीरे नॉन फंक्शनल हो रहा है। एक बार इंजरी का स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद वो चेंज होते जाते हैं, ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ते जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ तो सेल इंजरी में रिवर्सिबल बना, फिर इरिवर्सिबल बना, उसके बाद सेल डेथ हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ये भी देखें जो सेल डेथ है वो पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंजेज हुए उसमें, उसके बाद हम उसको लाइट माइक्रोस्कोपिक से भी देख सकते हैं, और उसके बाद क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब कि पहले जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसका डेथ हो रहा है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद जो बड़े बड़े टिश्यू हैं, पहले सेल के अंदर ऑर्गेनल्स में डिस्टर्बेंस हुआ तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसके बाद सेल डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद टिश्यू या ऑर्गन डिस्टर्ब हुए तो उसको ग्लास मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज हैं, ऐसे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसका जो पहला मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस था नेक्रोसिस, इसके बारे में समझते हैं।